लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक इम्पोर्टेंट लॉ होने के बावजूद उसके पीछे किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अक्सर सारे लॉ के पीछे किसी किसी का नाम होता है ना, न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, बायट-सावर्ट्स लॉ, नहीं ऐसे करके सारे लॉ के पीछे किसी किसी का नाम होता है, लेकिन ये लॉ इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद किसी के नाम इसके पीछे नहीं है। क्यों बताओ? इट इज बिकॉज दिस लॉ इज इजीली रिवील्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूटन्स लॉज। और न्यूटन्स लॉ को हम समझें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें समझ में आ जाएगा। तो चलो समझते हैं क्या कह रहा है न्यूटन्स लॉ, और उसी के बलबूते पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये माइक्रोफोन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसका सेट कर देते हैं, फिर करते हैं। क्या हो गया? हाँ ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली और एक आएगा एंगुलर मोमेंटम। क्या कहता है, पहले लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर लिखेंगे। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स the total momentum of a system remains conserved। कितना छोटा सा लॉ है। कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा किसी सिस्टम का, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। टोटल मोमेंटम इज नॉट गोइंग टू चेंज, ऐसा कह रहा है ये लॉ। तो कैसे लॉ हमें पहले से मालूम था, चलिए देखते हैं। दिस लॉ कैन बी वेरी इजीली अंडरस्टूड। अगर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को देखेंगे, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, अगर कोई सिस्टम की मासेस मूव कर रहे हैं तो दे विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और हम उसको और भी रिफाइंड वे में समझे थे। क्या समझे थे? कि सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, क्या कहता है, VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए कांस्टेंट। क्या आप लोगों को मालूम है VCM का क्या फॉर्मूला था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? समेशन ऑफ mi vi बाय समेशन ऑफ mi, ऐसे था। इट वाज समेशन ऑफ mi vi बाय समेशन ऑफ mi। ये टोटल चीज है कांस्टेंट। लेकिन किसी एक सिस्टम में समेशन ऑफ mi करेंगे, समेशन ऑफ मासेस हो, तो ऐसे ही कांस्टेंट है। इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू दिस साइड क्या मिलेगा? समेशन ऑफ mi vi इज ए कांस्टेंट। तो इससे क्या मिल रहा है? मिल रहा है समेशन ऑफ mi vi इज ए कांस्टेंट। मतलब अगर बहुत सारा मासेस मोशन में है, mi vi मतलब m1 v1 प्लस m2 v2, समेशन, ये साइन का मतलब होता है समेशन, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, सबको जोड़ दो, टोटल रहेगा कांस्टेंट। मान लो कि बहुत सारे मासेस मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को बार बार टकरा रहे हैं। किसी एक समय में m1 का वेलोसिटी v1 है, इधर जा रहा है, m2 का वेलोसिटी v2 है, इधर जा रहा है, m3 इधर आ रहा है, सब रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबका मोमेंटम निकाल दो, m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टोरियली जोड़ना है। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 कर लो। कुछ समय के बाद एक दूसरे को टकराया, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, सबका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया है। अब फिर से निकालो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3, इट विल बी द सेम, जो था वही रहेगा। समझ में आ रहा है? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये न्यूटन लॉ में ही पढ़ चुके हैं, इसलिए इस लॉ के पीछे किसी का नाम नहीं है। एक बार नहीं, दो बार पढ़े। सेकेंड लॉ क्या बोलता था, याद है क्या आपको? सेकेंड लॉ कहता था, द सेकेंड लॉ सेज कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ऐसा बोलता था कि नहीं? इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होता था? फोर्स इनटू टाइम। और ये कौन सा फोर्स था? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। नहीं,
जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा, इट विल अंडरगो ए चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता था? फोर्स इनटू टाइम। इफ F इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा P क्या हो जाएगा? 0। चेंज इन मोमेंटम इज 0, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0, मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू, मतलब मोमेंटम जो था वही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा। बात समझ में आ गया ना? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा है। ठीक है, चलिए लॉ में इतना ही है, अब इसको समझना है और अप्लाई करना है। लेट अस सी सम सिंपल क्वेश्चंस। सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ लोग ये पार्ट को न्यूटन थर्ड लॉ में भी समझते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अब जब दो बॉडी आपस में टकरा जाएंगे, मान लो कि इधर से ट्रक आ रहा है, इधर से कार आ रहा है, दोनों टकराएंगे। थर्ड लॉ के हिसाब से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने की कोशिश करें। एक ट्रक आ रहा है, कार आ रहा है, दोनों एक दूसरे को ठोक दिए। ठोकने के बाद ऑब्वियसली कार फेंका जाएगा, ट्रक हैवी है, नहीं? किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ? सोचना ये है कि जब एक दूसरे को ठोक रहे थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स दे रहे थे। कैसे? थर्ड, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जितना फोर्स दे रहा था उतना ही फोर्स दे रहा था, है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स दे रहे थे। कौन ज्यादा समय के लिए दिया? ये जितना समय के लिए दिया उतने समय के लिए दिया। तो बोथ ऑफ देम आर एक्सपीरियंसिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फॉर इक्वल टाइम। फोर्स इनटू टाइम गिव्स यू चेंज इन मोमेंटम। कार के ऊपर फोर्स इधर को था तो उसका चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। ट्रक के ऊपर फोर्स इधर को था, उसका चेंज इन मोमेंटम इधर को होगा। दोनों का चेंज इन मोमेंटम विल बी अपोजिट। साइमल्टेनियसली चेंज इन मोमेंटम हैज ए मैग्नीट्यूड फोर्स इनटू टाइम। दोनों का फोर्स बराबर है, टाइम बराबर है, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर है। मतलब दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम होगा, दे विल बी अंडरगोइंग इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? इसका इधर को चेंज इन मोमेंटम, इसका इधर को चेंज इन मोमेंटम जोड़ दो तो हो गया 0। टोटल चेंज इन मोमेंटम 0, मतलब मोमेंटम इज कंजर्व। किसी भी तरीके से फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से ये चीज सामने बार बार आ रहा है, लेकिन हम लोग कभी इस सिरे से इसको देखे नहीं थे, है ना? ठीक है, चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि सपोजिंग हम कहेंगे एक यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। सपोज ऐसे ए स्मॉल ब्लॉक इज हियर, हियर इज ए स्मॉल ब्लॉक से ऑफ 2 kg। और सपोज यहाँ पे कोई एक दूसरा ब्लॉक था, ये दूसरा ब्लॉक है, चलो मानते हैं कि ये ब्लॉक थोड़ा छोटा कर दो, यस, मानते हैं कि ये दूसरा ब्लॉक है, ये है समथिंग लाइक 6 kg। और मान लो कि ये 4 मीटर पर सेकेंड में आ रहा था और ये रेस्ट में था। तब दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक कर गए, ये जाके इसको मार दिया। उसके बाद होगा क्या? होगा क्या? ऑब्वियसली देयर वेलोसिटीज विल चेंज, देयर दे विल बी कमिंग इनटू मोशन। चलो अब क्या हो रहा है देखते हैं। 6 kg और 4 kg एक दूसरे के साथ टकराए। टकराने के बाद सपोज हम कहेंगे 6 kg का वेलोसिटी बन गया 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ठोकने के बाद स्लो हो गया। क्या ये 2 kg अब भी रेस्ट में रहेगा? नहीं रहेगा। अब ये मूव करेगा किधर को? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स राइट। पूछा है कि बताओ कितना वेलोसिटी में मूव करेगा। इस किस्म की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जरूरत पड़ता है। तो पूरा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम लोग इसको स्मार्ट तरीके से भी कर लेंगे। आगे आगे देखते हैं। क्लियर? चलो क्या कहेंगे? क्वेश्चन दिया है इन फिगर शोन फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 kg। तो एक क्वेश्चन को डिटेल्स में लिखेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, बाकी चीजों को स्टेप को स्किप कर जाएंगे, स्टेटमेंट को स्किप कर जाएंगे। क्या कह रहे हैं? कंसीडरिंग द
two blocks as a system। अब अगर इन दोनों को लेके हम सिस्टम बना देते हैं, जब वो आपस में टकराएंगे एक दूसरे के ऊपर फोर्स देंगे, वो फोर्स इंटरनल फोर्स कहलाएगा कि एक्सटर्नल फोर्स? सिस्टम की बाहर से कोई फोर्स होगा तो एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, अदरवाइज हो जाएगा इंटरनल फोर्स, है कि नहीं? इंटरनल फोर्स हो गया। लेकिन जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा मोमेंटम नहीं बदलेगा। तो हम कहेंगे कंसिडरिंग द टू ब्लॉक्स एज ए सिस्टम देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। आप कहोगे सर एक्सटर्नल फोर्स कैसे नहीं है, इनके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन तो है, जमीन पे रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो है, और साथ साथ वेट भी है। क्या वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को अपोजिट नहीं है? दे आर कैंसिलिंग आउट, है ना? द बॉडीज आर नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब जितना वेट है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन है। सो व्हेन आई से एक्सटर्नल फोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? जीरो। देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया क्या? जो भी फोर्स है जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं कहेंगे, है, वेट भी है और नॉर्मल रिएक्शन भी है, एंड दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। सो एक्सटर्नल फोर्स तो है बट दे आर ऑल बैलेंस्ड। तो हम क्या कहेंगे? तो मोमेंटम इनिशियल एंड मोमेंटम फाइनल मस्ट बी सेम। अब मोमेंटम एक वेक्टर है, याद रखो। इनिशियल मोमेंटम विल बी सेम एज फाइनल मोमेंटम का मतलब हुआ इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन सब बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन और फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन दोनों बराबर होंगे। इज दैट क्लियर? लेट अस सी। इनिशियल मोमेंटम क्या था? टकराव होने से पहले इसके पास कुछ मोमेंटम था ना। 6 kg was moving with 4 meter per second and 2 kg was at rest। 6 kg was moving with 4 meter per second। क्या था मोमेंटम बताइए 6 kg का? 6 into 4 नहीं, और 2 kg का 2 into 0। मोमेंटम इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। आर नॉट दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? वी टेक द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो हम कहेंगे इसका मोमेंटम फाइनली कितना है? 6 into 1 और इसका 2 into v। तो ये दोनों बराबर होंगे। क्या यहाँ से हम v नहीं निकाल सकते? कितना है? 9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इधर है 24, इधर है 6, 18 गया तो 9 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल है। इधर का मोमेंटम इधर का मोमेंटम बराबर होगा। समझ में आया? Yes, sir. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस आर्टिकल में हमें कुछ वेराइटी क्वेश्चन ही देखना है। क्वेश्चन नंबर 2। ए ब्लॉक of 4 kg moving with 8 meter per second strikes and sticks, टकराता है और चिपक जाता है to a 6 kg mass at rest। Find final velocity of combination। क्या पूछा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। बिट नंबर 2, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। आप जानते हो एनर्जी कंजर्व्ड है नहीं? जब एक दूसरे को मारेंगे एनर्जी क्या होता है? यू कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी। हाँ, एनर्जी अपना फॉर्म बदल देता है नहीं? जैसे मैं दोनों हाथ को रगड़ता हूं तो मेरा मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का घट गया। किस फॉर्म में? जब टकराया कुछ साउंड एनर्जी निकला होगा, जोर से टकराएंगे तो हीट भी निकल के आएगा, है कि नहीं? तो
ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। पूछा है कि कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया। पहला वाला का 3.2 है क्या? 3.2 मालूम नहीं है, देखेंगे अभी निकाल के। 2.3। अरे देखते हैं लेट अस सी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आई वांट एवरीवन टू फिजिकली इन्वॉल्व एंड डू इट। कोई 4 केजी का मास था, 4 केजी का मास था। ये 4 केजी का मास कुछ वेलोसिटी में जा रहा था। कितना वेलोसिटी में जा रहा था? ये जा रहा था 8 मीटर पर सेकेंड में। टकराया किसके साथ? टकराया एक 6 केजी मास के साथ। नाउ इट स्ट्राइक्स ए 6 केजी मास। 6 केजी मास को टकराएगा। 6 केजी मास रेस्ट में था। ये 4 केजी है, ये 6 केजी है। टकराव होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए, तो दोनों मिलके चलने लगे। ये हुआ पहला वाला और ये हुआ दूसरा वाला। दोनों चिपक के अभी चलने लगे। नाउ दे आर मूविंग टुगेदर। क्या वेलोसिटी में? वो पूछा है। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में लिखे थे, जब दोनों एक दूसरे को टकरा रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स तो आया नहीं, और वो जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स दिए वो इंटरनल फोर्स बन गया। एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दिस सिस्टम, यू विल से टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो सीधे सीधे वहां से लिखना शुरू करेंगे। P initial must be equal to P final by magnitude as well as in direction. Initially it was 4 into 8. कौन सा डायरेक्शन में? In the direction of positive x axis. We take it positive. इसका मोमेंटम क्या था? ये तो रेस्ट में था, ये रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम 0 है। फाइनली both of them are moving together, क्योंकि चिपक गए हैं। क्या मास है? 4 kg plus 6 kg. They are moving together with a speed v. Yes. v का वैल्यू क्या आ गया? निकालो तो। v का वैल्यू क्या आ गया? 32/10 is 3.2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? पूछा है बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया? लॉस तो हुआ होगा, क्योंकि टकराए एक दूसरे को, तो लॉस तो होगा ही। कितना लॉस हो गया कैसे पता करेंगे? पहले क्या काइनेटिक एनर्जी था, अब क्या काइनेटिक एनर्जी है। द डिफरेंस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या था? इसके पास तो कुछ नहीं था, इसके पास काइनेटिक एनर्जी था। नहीं, क्या मुझे कोई बताएगा 4 केजी के पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो कौन सा डायरेक्शन में था? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। टोंग मत निकालो, खींच लेंगे, हैं, घुमा देंगे कैमरा तेरे तरफ, वायरल कर देंगे। हाँ, तो ये जो है 4 केजी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है। तो हम कहेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 केजी वाज गोइंग विद 8 मीटर पर सेकेंड। इट इज हाफ 4 8 का स्क्वायर, 64 into 2 is 128 जूल्स। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली वो दोनों मिलके चल रहे हैं। कौन दोनों? 6 kg एंड 4 kg। टोटल मास इज 10 kg। क्या स्पीड में? 3.2 में। तो हम कहेंगे इट इज हाफ 4 प्लस 6 हो गया मास इंटू 3.2 का स्क्वायर। इज इट नॉट कमिंग आउट विद 5 इंटू 3.2 का स्क्वायर? नहीं, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है रे? है कोई पहलवान जो फटाफट बताएगा? 5.2। हाँ, नीचे पीछे 4 आ रहा है, 5.2 कैसे होगा? वन 10.24 है ना? इट इज कमिंग आउट टू बी 10.24। मल्टीप्लाई करो 50, इट इज 51.2। यस, ओ अच्छा, ये बोलना था, दिस मच जूल्स। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? यस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, पहले था 128, अब है 51.2 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 50 78 है, इट इज 6.8 जूल्स। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। इजी है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है।
मोमेंटम पहले जितना था अभी उतना रहेगा। अब तक इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं सारा मोमेंटम को एक डायरेक्शन में ले रहा हूँ, उल्टे पुल्टे तो ले सकते हैं, बट लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन। क्या आप लोगों को पकड़ में आ रहा है? कोई ये सब नहीं बोला, समझ में आ रहा है? बढ़िया बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3। ए बम of 6 kg kept on ground explodes. A 2 kg part moves with 10 meter per second. Find with what speed the 4 kg part will move. समझ में आ रहा है? कोई बम जमीन पे रखा था, एक्सप्लोड कर गया। बम अगर जमीन पे रखा था, एक्सप्लोड कर गया, बोला है कि 2 kg पार्ट गया कितने स्पीड में? 10 मीटर पर सेकंड में। तो आप गेस करके बताओ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन। ये है बम, ये फटा। जब ये फटा, कैसे फटा? एक टुकड़ा, ये हो गया दूसरा टुकड़ा। अगर 2 kg वाला इधर गया 10 मीटर पर सेकंड में, आपको क्या लग रहा है 4 kg वाला किधर जाएगा? सेम डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, किधर को जाएगा? ये अगर फट करके फटेगा, ये इधर भागेगा तो ये किधर भागेगा? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, किधर को? पीछे। क्यों? क्योंकि पहले मोमेंटम क्या था? 0। अब भी मोमेंटम क्या होना है? पहले ही रेस्ट में था ना, तो अभी मोमेंटम 0 ही होना है। तो इसका अगर इधर को मोमेंटम हो गया और इसका अगर इधर को होगा, तभी ना दोनों का मिलके 0 होगा। इसलिए टू बैलेंस द मोमेंटम ये 4 kg पीछे की तरफ भागेगा। चलिए, यस यस यस, ये है 4 kg। मान लेते हैं कि ये v में गया। थोड़ा वेक्टर को यूज करते हैं। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सप्लोजन कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं, मतलब ये तो बम रेस्ट में था, इनिशियल मोमेंटम 0 था। फाइनल मोमेंटम 2 kg का 10 मीटर पर सेकंड में हुआ है, तो लिखेंगे 2 × 10 I कैप, ऐसे लिख सकते हैं। मास इंटू वेलोसिटी, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 4 kg किधर जाएगा मालूम नहीं है, यू अस्यूम, चलो अस्यूम कर लेते हैं कि ये इसका वेलोसिटी v है। लेट अस अस्यूम द वेलोसिटी ऑफ 4 kg इज v। ओके, प्लस 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 4 kg का वेलोसिटी है v। सिंप्लीफाई करो, क्या मिला? देखो तो v क्या आ रहा है? v इज ए वेक्टर। कितना आ रहा है? इज इट कमिंग -5 I कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब किधर को जाएगा? उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड में। आपको समझ में आ गया था तो आप ऐसे लिख सकते थे। मेरे को समझ में नहीं आया किधर जाएगा, मैं भी लिख दिया, है ना। 2 टुकड़ा हुआ बोल के आप आसानी से सोच लिए। मान लो 6 kg का मास था, 3 टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, दूसरा तीसरा टुकड़ा किधर जाएगा बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं? चलिए धीरे धीरे हम वेक्टर कांसेप्ट के अंदर घुसते हैं। सो द 4 kg मास विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद 5 मीटर पर सेकेंड। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। A bomb at rest explodes into 3 equal parts. If velocity is of first and second part are 2I कैप plus 3J कैप मीटर पर सेकेंड and 3I कैप minus 7J कैप मीटर पर सेकेंड, find velocity of
थर्ड पार्ट। क्या ये क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हो? क्योंकि मोमेंटम पहले जीरो था तो बाद में जीरो ही रहना है। कंसेप्ट पे जाओ, क्वेश्चन देख के डरो मत। टोटल मोमेंटम क्या है? जो था वही, जो था मतलब बम तो पहले रेस्ट में था तो मोमेंटम कितना था? मोमेंटम हुआ जीरो, तो फिर बाद में मोमेंटम क्या होगा? जीरो। थर्ड पार्ट का वेलोसिटी को भी मान लो। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, प्लीज ट्राई एंड टेल मी द आंसर। कहेंगे P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। ये बात समझ में आता है। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, इसका मतलब हुआ फाइनल मोमेंटम हैज टू बी जीरो। मतलब माइनस 5i कैप एंड 4j कैप। अच्छा, ऐसा बोल रहा है माइनस 5i कैप एंड 4j कैप। लेट अस चेक क्या बोल रहा है, सही बोला नहीं बोल रहा है। तीनों का मास बराबर है। पहला मास m है, उसका वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप। नहीं, इसका वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस दूसरा मास का भी मास m है क्योंकि तीनों बराबर मास है, उसका वेलोसिटी है 3i कैप माइनस 7j कैप। बढ़िया है। तीसरे मास भी m है, उसका वेलोसिटी वही तो पूछा गया mv एंड दैट होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। क्या m कॉमन जाके कैंसिल नहीं हो जाएगा? कॉमन गया और कैंसिल हो गया, कॉमन गया कैंसिल हो गया। क्या v का वैल्यू मिल गया? देखो तो बाकी दोनों को उधर ले लो। v कितना हो जाएगा? इधर ये 5i कैप, ये माइनस 4j कैप, उधर जाएगा तो माइनस 5i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रहा है? मोमेंटम इज टू बी कंजर्व्ड, पहले जो था बाद में वही होगा। सर थर्ड पार्ट का जो वेलोसिटी है वो दो पार्ट का रिजल्टेंट का ऑपोजिट में होगा। एक ही बात हुआ, वही तो किए, सम किए, मतलब क्या दोनों का क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। इधर ले तो अपोजिट हो गया, माइनस ऑफ दैट। तुम जो बोल रहे हो वही है कि नहीं? बहुत बढ़िया है, मस्त सोच रहे हो। सो v इज इक्वल टू माइनस 5i के प्लस 4j के। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बम ही फोड़ते हैं आज। was flying horizontally with 6 meter per second. It explodes and half part moves up with 16 meter per second. What will be speed of other half? सोचो, कोई बम फेंका गया, जब वो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा था तभी फट गया। आधा टॉप पार्ट क्या हुआ? ऊपर भागने लगा 16 मीटर पर सेकेंड में। तो बाकी आधा पार्ट का वेलोसिटी, स्पीड क्या होगा? वेलोसिटी नहीं पूछा, स्पीड। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए, बम है हमारा ये जो जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड में। अब मान लेते हैं कि इसका मास 2m है, और जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सप्लोजन के बाद दो टुकड़ा बन गया। एक, हाँ बोलिए बोलिए। स्पीड माइनस नहीं होता बेटा। स्पीड कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, देखते हैं। स्पीड 4 नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो ये हाफ पार्ट मतलब m कितने में गया? 16 मीटर पर सेकेंड में ऊपर की तरफ। दूसरा पार्ट थोड़ा गेस करके बताओ, थोड़ा सही आंसर बताओ, सोचो, और फिर हम लोग कैलकुलेट तो करेंगे, न्यूमेरिकल तो बनते रहता है। ये जो पार्ट है
बम ऐसे जा रहा था, एक्सप्लोड किया, एक टुकड़ा ऊपर गया, ये वाला पार्ट किधर को जाएगा मैं आपको पूछ रहा हूँ, खाली डायरेक्शन बताओ किधर जाएगा। इट विल गो इन दिस डायरेक्शन ए, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन बी, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन सी। कौन सा डायरेक्शन में जाएगा आपको लगता है? सी। कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? कोई बोल रहा है सी। सोचो, मोमेंटम कंजर्व होना है। पहले मोमेंटम ऐसे था, अब भी मोमेंटम को ऐसे ही होना है। तो अगर हम C ले लेंगे तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा? नहीं। अगर A ले लेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम तो ऐसे हो जाएगा। मतलब कैसा होना है? एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, तभी ना दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे हो सकेगा। मतलब प्रोबेबल डायरेक्शन क्या हो गया? B। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, this second part will move in somewhat direction with speed b। कितना वेलोसिटी में मालूम नहीं है, वही पता कर लेते हैं। चलो कहते हैं v है। तो अगेन ड्यूरिंग एक्सप्लोजन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम था ये 2m मास था, 6 इंटू 2m वेक्टोरियली लिखते हैं। चलो 2m इंटू 6 आई कैप, 2m इंटू 6 आई कैप। और बाद में ये m का वेलोसिटी कैसा है? यूजुअली हम लोग अपना x एक्सिस ऐसे लेते हैं, y एक्सिस ऐसे लेते हैं। ये ऊपर गया तो j कैप लिखेंगे m इंटू 16 j कैप। तीसरे वाले का, ये टुकड़ा का, उसका तो पता करना है, मालूम नहीं है। समझ में आया क्या? सिंप्लीफाई करो तो m तो दोनों तरफ से गया, क्या मिल गया? v इक्वल टू 12 बाई केप माइनस 16j केप। लेकिन हमें v नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है? स्पीड कितना आएगा? यस, यू आर करेक्ट। तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होल ओवर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होल ओवर, है कि नहीं? तो आप निकालो इसको, कितना आ रहा है? इज इट कमिंग 20? यस, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होल ओवर इज 20 मीटर पर सेकेंड। नहीं? Yes, sir. Yes. So you could follow that the speed of the second half part will be 20 meter per second. ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि क्या करना पड़ रहा है, नहीं? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन गया? नाम नहीं है। टू सिमिलर रेनड्रॉप्स मूविंग with same speed v in mutually perpendicular directions, mutually perpendicular directions combined together, what will be speed of bigger drop? देखो स्पीड दिया है, कहीं वेलोसिटी नहीं दिया है। दो रेन ड्रॉप सिमिलर बराबर स्पीड में जा रहे थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे, और क्या हुआ? दोनों मिलके एक सिंगल ड्रॉप बन गए। चलो मानते हैं कि ये कोई एक ड्रॉप है, ये जितना बड़ा ड्रॉप है,
ये उतनी ही बड़ा ड्रॉप है दूसरा वाला, एंड दे आर मूविंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इनमें से कोई एक मूव कर रहा है कुछ ऐसे और दूसरा मूव कर रहा है उसको परपेंडिकुलर, मतलब दूसरा वाला मूव कर रहा है कुछ ऐसे, और दोनों आके यहाँ पर मिले, मिलने के बाद क्या हो गया, बड़ा ड्रॉप बन गया। पूछा है बड़ा ड्रॉप का वेलोसिटी क्या होगा बताओ, v डैश। इसका वेलोसिटी क्या था v, इसका वेलोसिटी क्या था v। हम जानते हैं कि इफ आई कंसीडर द टू ड्रॉप्स, तो इनका जो मोमेंटम था कंबाइन होने के बाद वही मोमेंटम होगा। लेकिन सोचो तो, क्या इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, गिर रहे थे ना, तो देयर मस्ट बी वेट एक्टिंग। नहीं, टकराने से जस्ट पहले उनका स्पीड क्या था v, टकराने के तुरंत बाद क्या होगा स्पीड, हम बताना चाहते हैं, क्योंकि बाद में तो ये गिरेगा, इसका स्पीड भी तो बढ़ने वाला है कि नहीं। टकराने से जस्ट पहले, टकराने से तुरंत बाद, इस समय के बीच में क्या ग्रेविटी नहीं आ रहा था, आ रहा था। तो फिर हम कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, हम तब न्यूटन सेकंड लॉ को याद करते हैं। कोई फोर्स किसी बॉडी में चेंज इन मोमेंटम तब लाता है जब वो फोर्स कुछ समय के लिए एक्ट करता है। फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया, खींच के ये क्वेश्चन सारे बुक में आपको मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं पकड़ने के कारण लोग फंस जाते हैं। जब ये हवा में दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए तो ग्रेविटी तो आ रहा था, लेकिन जस्ट चिपकने से पहले और तुरंत चिपकने के बाद उसके बीच में टाइम गैप क्या है, ऑलमोस्ट जीरो। नहीं, ऑलमोस्ट जीरो मतलब mg तो है, लेकिन उसके लिए चेंज इन मोमेंटम करने के लिए कोई टाइम मिला ही नहीं। फोर्स इनटू टाइम होता है चेंज इन मोमेंटम। फोर्स तो है, मतलब चेंज इन मोमेंटम जस्ट टकराने से पहले और जस्ट टकराने के बाद तो बराबर होगा ही होगा। दो दरवाजे फोर्स, बट नो टाइम इज अलाउड टू चेंज द टाइम मोमेंटम, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों का मोमेंटम टकराने से जस्ट पहले और इन दोनों इसका मोमेंटम टकराने के तुरंत बाद मस्ट बी सेम। अच्छा, इन दोनों का मोमेंटम टकराने से पहले और इसका मोमेंटम तुरंत बाद बराबर होगा, मतलब यहाँ का रिजल्टेंट मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बराबर होगा, है कि नहीं। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम का, इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड के साथ बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम कहेंगे P इनिशियल, सॉल्यूशन हर बुक में मिलेगा विदाउट कंसेप्ट, आंसर भी वही मिलेगा। P इनिशियल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P फाइनल का मैग्नीट्यूड। ये समझ में आना जरूरी है, समझ में आया। अच्छा, P इनिशियल का मैग्नीट्यूड, इसका मोमेंटम क्या था, दिया है कि बराबर मास का है, तो मालूम mm, इसका क्या होगा, फिर दोनों जुड़ गए तो 2m हो गया। तो इसके मोमेंटम था mv, इसका मोमेंटम था mv, दो वेक्टर है, दोनों का मोमेंटम mv है और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। a और b दो वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होने से रिजल्टेंट क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर ये रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mv का स्क्वायर होल रूट ओवर, और फाइनली तो ये 2m जा रहा है क्या में, v डैश में, तो निकालो क्या मिला, √2 टाइम्स mv इज इक्वल टू 2mv डैश। क्या मिला यहाँ से, v डैश इज इक्वल टू v बाई √2। यस, तो द बिगर ड्रॉप विल नाउ मूव विथ स्पीड v बाई √2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये पहला स्टेटमेंट सबको समझ में आया, क्योंकि ये एंगल कितना दिया है 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 पार्ट वाला आ गया, नहीं खाली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर mv का स्क्वायर प्लस mv का स्क्वायर होल ओवर इज √2 टाइम्स mv। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डरो मत, मैं आपके साथ हूं। ये कोई एक बोट है, मान लो कि ये बोट का मास है कैपिटल M, और यहाँ पर कोई आदमी बोट पे खड़ा था, क्या मन किया, उसको भागने लगा v स्पीड में ऑन दी बोट। मैन का मास है स्मॉल m। क्वेश्चन क्या दिया है, ए मैन ऑफ मास m runs or starts
was standing, पहले लिखते हैं mass m was standing on a stationary board. मेरे को ये जब पढ़ाता हूँ मेरे को याद आ जाता है, काफी दिन पहले एक लड़का पढ़ता था, तब तो ये बोर्ड वोर्ड नहीं था, हम क्वेश्चन डिक्टेट करते थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ बोर्ड और वो लिख रहा था गोट, और उसको समझ में ये नहीं आ रहा है कि आदमी बकरी के ऊपर खड़ा कैसे हुआ और वो दौड़ भी रहा है, वो बड़ा कंफ्यूज था। ठीक है, तुम लोग समझ रहे हो ना, ये बोर्ड है। अच्छा, a man of mass m was standing on a stationary board of mass m. If man runs on board, बोट के ऊपर आदमी दौड़ने लगा with a speed v relative to boat, then what will be speed of boat? बोट का स्पीड क्या होगा? अगर ये आदमी भागने लगेगा, क्या बोट जहां था वहीं रहेगा? और द बोट विल मूव। क्यों मूव करेगा? बहुत सारे तरीके में हम लोग देख चुके हैं, यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में कैसे देखे थे? फर्स्ट लॉ में देखे थे कि ये बोट और आदमी को अगर हम सिस्टम मान लेते हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है नहीं, और बाहर से कोई फोर्स नहीं आया तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। जैसे ये आदमी इधर भागेगा तो बोट को इधर भागना है, m1 x1 मस्ट बी इक्वल टू m2 x2, है कि नहीं? तो बोट को इधर भागना है। दूसरे तरीके से क्या देखे थे? जब वो आदमी चल रहा है, when a man is walking, what is the direction of frictional force? Forward, backward, upward, downward? अरे किधर को होगा? अरे नहीं, किधर को होगा? when a man is walking, what is the direction of frictional force? पहले सोचो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अगर चलने लगूंगा तो मैं रेस्ट में था, टू कम इन टू मोशन आई नीड ऑलवेज एन एक्सटर्नल फोर्स। मेरे ऊपर क्या क्या फोर्स है? मेरा वेट है जो नीचे की तरफ है, मेरे ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि ऊपर की तरफ है, और जब मैं चलने लगूंगा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। क्या मैं वेट के चलते चल रहा हूँ, उसके चलते चलता तो नीचे की तरफ दब जाता है, नॉर्मल रिएक्शन के चलते तो ऊपर चले जाता है। मतलब चल रहा हूँ किसके लिए? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स दैट इज फ्रिक्शन, है कि नहीं? तो मैं अभी चलूंगा तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब सोचो कोई बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर एक फोर्स आएगा तो बॉडी किधर जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स में जाएगा, अगर मैं चलने लगा आगे तो मेरे ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स किधर को है? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? आगे की तरफ। ध्यान रहे, ये सारे मिसकंसेप्शन फ्रिक्शन में पढ़ेंगे हम लोग। व्हेन आई एम वॉकिंग द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मी इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि अपोजिट मोशन होता है, ऐसा नहीं होता है। पढ़ेंगे उसको क्लैरिटी के साथ, पढ़ेंगे फंडामेंटल के साथ क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन। सो व्हेन अ मैन इज वॉकिंग द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन हिम इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? अच्छा, अब ये आदमी चल रहा है, उसके पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर को आ रहा है? आगे की तरफ, है कि नहीं? आगे की तरफ अगर इस आदमी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आया, दिया कौन? बोट ने दिया। तो बोट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? एक्शन रिएक्शन, पीछे की तरफ। तो जैसे आदमी आगे की तरफ जाएगा, बोट के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है उसको पीछे की तरफ ढकेलने लगेगा, तो बोट विल मूव बैकवर्ड। दोनों ही तरीके से देख लिए कि व्हेन द मैन रन्स ऑन द बोट, बोट मूव्स इन द रिवर्स डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। अरमान समझ में आ रहा है? हाँ। तो पूछा है कितना स्पीड में जाएगा, ये बता दो। ठीक है, कितना स्पीड में जाएगा? लेट द बोट मूव्स back with speed v। मैन कितना स्पीड में भाग रहा था? मैन was running with a speed v0। मैन का स्पीड को v0 कर दो, ठीक है, v0। स्पीड ऑफ द मैन इज v0। अब बोट जा रहा है क्या स्पीड में? लेट द बोट मूव विथ ए वेलोसिटी v डैश टू अवॉइड कंफ्यूजन। समझ में? अब सोचो, मैन और बोट सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स तो आया नहीं, तो मोमेंटम जितना था उतना होगा। आदमी बोट के ऊपर खड़ा था, मोमेंटम क्या था? जीरो। मतलब अभी भागते हुए भी मोमेंटम जीरो ही होगा। मतलब जितना मोमेंटम होगा मैन का इस डायरेक्शन में, उतना ही मोमेंटम होगा बोट का इस डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है?
So total momentum of system is constant and equal to 0। मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट है और इक्वल टू 0 है। मतलब आप कहोगे आदमी का मोमेंटम इधर को जितना होगा बोट का मोमेंटम इधर को उतना होगा, नहीं? अच्छा चलिए, बोट जा रहा है पीछे की तरफ, बोट का मास क्या दिया हुआ है? बोट का मास दिया है कैपिटल M पीछे की तरफ, तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं m इंटू माइनस v डैश आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं। और आदमी का मास m, उसका वेलोसिटी कितना है? सोचो आदमी का वेलोसिटी क्या? ये आदमी बोर्ड के ऊपर भाग रहा है v में, और बोट आ रहा है इधर को v डैश में। ये आदमी बोर्ड के ऊपर भाग रहा है v0 में। देखो यहीं पे सोचने समझने वाली चीज है। ये आदमी जा रहा है v0 में, बोट आ रहा है v डैश में, तो आदमी का वेलोसिटी क्या हो गया? v0 माइनस v डैश, है कि नहीं? तो आदमी का वेलोसिटी क्या हो गया? v0 माइनस v डैश, v0 माइनस v डैश आई कैप एंड दैट इज इक्वल टू 0। दोनों का मोमेंटम निकाला और जोड़ दिया। समझ में आया? बोट का मोमेंटम निकाला, आदमी का मोमेंटम निकाला, जोड़ दिया, तो क्या होना चाहिए? 0, नहीं? यहां से देखो तो आपको क्या मिलने वाला है? मिलेगा mv डैश इज इक्वल टू mv0 माइनस mv डैश। इसका मतलब v डैश का वैल्यू आ जाएगा mv0 बाय m प्लस m। शायद यहाँ पे मैं माइनस साइन गड़बड़ कर दिया क्या? देखो तो mv डैश और ये माइनस साइन, अच्छा इसको इधर ले लिया, ये माइनस साइन था, ठीक है, ओके फाइन। ये माइनस mv डैश था, उसको इधर ले लिए, प्लस mv डैश बन गया। mv डैश इज इक्वल टू दिस, सो यू फाइंड दैट द वेलोसिटी ऑफ द बोट विल बी mv0 by m plus m। v0 वो समझ में नहीं है। देखो वो बोट के ऊपर दौड़ रहा है, मान लो तुम बस के अंदर दौड़ रहे हो, ट्रेन के अंदर दौड़ रहे हो v0 स्पीड में, और ट्रेन चल रहा है v डैश स्पीड में, तो तेरा एक्चुअल स्पीड क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेन जा रहा है तो v0 प्लस v डैश हो गया, ट्रेन अगर उल्टा जा रहा है तो v0 माइनस v डैश हो गया। वही बात है, समझ में आया? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज ए ब्लॉक say of mass m1, here is another block connected to it by a spring, massless spring m2, by a massless spring another block इसके साथ अटैच्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरे के पूरे अरेंजमेंट को कहीं स्मूथ फ्लोर पे रखाऊं। दिस एंटायर सिस्टम इज ऑन ए स्मूथ फ्लोर। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों ब्लॉक को एक दूसरे से दूर खींचता हूँ और छोड़ देता हूँ, ठीक है। The two blocks were pulled apart, pulled away from each other, and released, खींचने के बाद छोड़ दिए। आफ्टर एनी टाइम t, what is ratio of their bit number 1 velocities, bit number 2 momentums, पहले मोमेंटम फिर वेलोसिटी, पहले मोमेंटम फिर वेलोसिटी।
ratio of their momentum, velocities and kinetic energies। उनका मोमेंटम, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। दोनों को एक दूसरे से दूर खींचा गया और छोड़ दिया गया। अब ऑब्वियसली जैसे छोड़ दोगे तो ये दोनों डेंस करने लगेंगे, दूर खींच के छोड़ दिए तो ये भी ऐसे ऐसे डेंस करने लगेगा और ये भी ऐसे ऐसे डेंस करने लगेगा। तो दे स्टार्टेड ऑसिलेटिंग। किसी भी समय के बाद दोनों का मोमेंटम का रेशियो बताओ, दोनों का वेलोसिटी का रेशियो बताओ और दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। ठीक है, अब दोनों ब्लॉक को मैं खींच के दूर दूर रखा हूं, जैसे छोड़ा द मोमेंट आई रिलीज देम, ये भी चलना शुरू किया, ये भी चलना शुरू किया। जब चलना शुरू किए तो दोनों का वेलोसिटी जीरो था, मतलब सिस्टम में मोमेंटम क्या था? जीरो। मतलब हर वक्त मोमेंटम जीरो ही होना है। मतलब अगर किसी समय में इसका मोमेंटम इधर को है तो इसका मोमेंटम इधर को होगा, तो ये बोले इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, तभी ना जीरो रहेगा। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो किसी भी समय में मोमेंटम जीरो होगा। सर स्प्रिंग तो फोर्स दे रहा है, हाँ हाँ ठीक है, अगर ये पूरे को हम सिस्टम मान लेते हैं तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं तो मोमेंटम इज टू बी कंजर्व। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से समझने की कोशिश करें। न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा के भी, सेकंड लॉ लगा के भी सोच सकते हैं, क्योंकि जब छोड़ दिए स्प्रिंग इसको जितना जोर से खींचेगा उसको उतनी जोर से खींचेगा, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा उसके ऊपर भी वही फोर्स आएगा, इसके ऊपर जितने समय के लिए आएगा इसके ऊपर उतने समय के लिए आएगा। इसका जितना चेंज इन मोमेंटम इधर को होगा इसका उतना ही चेंज इन मोमेंटम इधर को होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो। बात तो एक ही हुआ घुमा फिरा के। हम लोग सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के समझ लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम जीरो ही होना है। मतलब किसी भी समय में 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, किसी भी समय में आप देखोगे इसके पास जितना मोमेंटम होगा उसके पास उतना ही मोमेंटम होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी जाके टोटल मोमेंटम जीरो होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे, क्या लिखेंगे? we'll write like this, क्या लिखेंगे? फाइनली P1 plus P2 is equal to 0. They will have equal and opposite momentum, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था। So P1 का मैग्नीट्यूड must be equal to P2 का मैग्नीट्यूड। नहीं सर, यहाँ तो दिख रहा है P1 इक्वल माइनस P2। वो सही है, बट मैग्नीट्यूड निकालो तो माइनस n नहीं रहेगा। F का मैग्नीट्यूड 10 है, माइनस F का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 10 ही तो होता है। तो P1 का मैग्नीट्यूड और P2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो पहले क्या पूछा है? रेशियो ऑफ मोमेंटम, मतलब P1 बाई P2 कितना हो जाएगा? 1:1 हुआ ना। वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछा है। अब मोमेंटम क्या है? m1 इंटू v1, ये m2 इंटू v2, रेशियो विल बी 1:1, है कि नहीं? तो हम कहेंगे, अब यहां से समझ में आ गया कि जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वो क्या होगा। बिट नंबर 2 में m1 v1, let us go to the second page। बिट नंबर 2 में m1 v1 by m2 v2 is equal to 1, क्योंकि m1 v1 is equal to m2 v2 नहीं, तो v1 by v2 क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज विल बी m2 by m1। समझ में आया? तीसरा बिट में पूछा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज रिलेटेड टू द मोमेंटम बाय द रिलेशन p² by 2m। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी इज p1 का स्क्वायर बाय 2m1, p2 का स्क्वायर बाय 2m2। लेकिन हमें मालूम है कि p1 इज इक्वल टू p2, दोनों का मोमेंटम बराबर है कि नहीं? तो ये कैंसिल हो गया। क्या मिल गया हमें? व्हाट इज कमिंग आउट टू बी सेम m2 by m1। The kinetic energies are in the ratio m2 is to m1, velocity is in the ratio m2 is to m1, momentums are in the ratio 1:1। Understanding or standing under? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
ये क्वेश्चन आप लोग करके बताओ कि आप कर सकते हो। फॉर यू 1 और 2 क्वेश्चंस ओनली। ये कोई एक ब्लॉक इधर जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में, ये कोई ब्लॉक इधर आ रहा था 2 मीटर पर सेकेंड में। आपको सिंपल क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये था 4 kg का और ये है 1 kg का। If the 2 blocks strike and stick, what will be loss in kinetic energy? क्या आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो? पहले हाँ या ना में जवाब दो, फिर करो। कैन यू डू इट? ट्राई नहीं करना है यार, करना है या फिर नहीं करना है। ये दोनों अगर टकराते हैं और चिपक जाते हैं, कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, कैसे पता करेंगे? पहले क्या काइनेटिक एनर्जी था, चिपकने के बाद क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस ही तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ना। ठीक है, तो सोचो। डेफिनेटली आई विल वेट फॉर योर आंसर्स टू सी। निकालने की कोशिश करिए, देखते हैं। ये दोनों चिपक चुके हैं। पहले आप थोड़ा सोच के बताओ, बिफोर मेकिंग एनी कैलकुलेशन, कुछ भी कैलकुलेशन करने से पहले मुझे बताओ, कौन स्मार्ट है बताएगा। ये दोनों चिपक चुके हैं, चिपकने के बाद ये 4 kg और ये 1 kg किधर को जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है मोमेंटम कंजर्व्ड है। इनिशियली मोमेंटम किधर को था? इसका मोमेंटम इधर को था और इसका मोमेंटम इधर को था। इसका मोमेंटम कितना था? 16 इन दिस डायरेक्शन, इसका 2 इन दिस डायरेक्शन। तो टोटल मोमेंटम कितना था? 16 + 2 और 16 - 2। इसका मोमेंटम था 16 इधर को, इसका मोमेंटम था 2 इधर को। नहीं वेक्टर से भाई, तो टोटल मोमेंटम कितना होगा? 16 + 2 और 16 - 2 -2 नहीं तो हाँ, तो क्या हुआ? 14 kg/s हुआ। किधर को हुआ? इधर को हुआ। मतलब फाइनली ये मूव करेंगे इधर को। 2.8 मीटर/सेकंड। 2.8 मीटर/सेकंड तो नहीं पूछा है भैया, पूछा है कि व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, देन यू हैव टू फाइंड आउट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस। नहीं चले, चाहे तो हम इसको और भी स्मार्ट मेथड से सोच सकते हैं, वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग वैसे ही करो जैसे आप लोग कर रहे हो। ज्यादा स्मार्ट बनने से कभी कभार जो है चीजें आप कंफ्यूज हो जाते हो। नहीं तो यहाँ का मोमेंटम जितना है, यहाँ का मोमेंटम इतना है, तो यहाँ का मोमेंटम मालूम है, तो वेलोसिटी निकालने का क्या जरूरत है? p² 2 × 5 कर देने से काइनेटिक एनर्जी सीधा मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं? इसका मोमेंटम कितना है? जितना इसका था, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? p² 2m। तो यू डू इन ए ट्रेडिशनल वे, यू विल बेटर अंडरस्टैंड। तो कहेंगे इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल फाइनल मोमेंटम क्या है? 4 + 1 मूविंग विथ स्पीड v। इनिशियल मोमेंटम 4 × 4 प्लस और माइनस -2 × 1। वाई माइनस? क्योंकि इसका मोमेंटम उल्टा डायरेक्शन में है। तो यहां से v का वैल्यू कितना आ गया? 16 - 2 = 14/5 इज 2.8 मीटर/सेकेंड। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अब फिर से पूछते हैं इसको। 4 kg और 1 kg का काइनेटिक एनर्जी सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है? कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है ना। हाँ, तो ये कोई डायरेक्शन नहीं, दोनों का काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो। हाफ 4 × 4 का स्क्वायर, हाफ 1 × 2 का स्क्वायर। कितना हो गया ये हो गया आपका 2 × 16 is 32 and this is 2, 34 joules। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा?
दोनों मास मिलके चल रहे हैं, दोनों मास मिलके चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना आसान है। हाफ एम बी स्क्वायर करना है, हाफ एम बी स्क्वायर, इट इज हाफ, मास कितना है 4 और 1 मिलके 5, भी कितना है 2.8 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, हाँ 196, तो ये 196 का डबल इज 392, 39.2, 3.92, 3.92 इंटू 2.5, 3.92 इंटू 5/2 जो होगा। आप करो यार, मेरे को मैथमेटिक्स करके एनर्जी मत खाओ मेरा, आप इसको कर सकते हो। आप 2 तो नहीं है, ठीक है 2 नहीं है, 5, 3.92 इंटू 5 कितना आया ये 19.6 आया क्या? यस सर। यस। तो पहले था 34 जूल, अब है 19.6 जूल। लॉस कितना हुआ वो तो कोई भी निकाल सकता है। कैसे निकालेंगे? 34 माइनस 19.6, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वेरी इजीली इट इज फाउंड नाउ। थोड़ा जगह बना लेते हैं, जगह ज्यादा खा लेता है। यस, तुम भी इतना नजदीक क्यों बैठा? और ऊपर से यस, अब बन गई काम हमारा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 14.4 जूल। यस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कहाँ हो जाती है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी is 34 minus 19.6 is equal to 14.4 joules. समझ में आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं, शायद आप लोग कर लोगे। यहाँ पर कोई एक वेज रखा गया था। क्या वेज? ये एक वेज है, ट्रायंगुलर वेज है, और इसका मास दिया है 10 kg। 10 kg। यहाँ पर इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया था और इसका मास क्या है 2 kg। डाटा क्या दिया है? तो ये यहां से फिसलने लगेगा और नीचे आएगा। बोल रहा है कि जब फिसल के नीचे आएगा तब क्या होगा कि आप देखोगे कि जो ब्लॉक है वो फिसलने के बाद कुछ वेलोसिटी में चलने लगा है। Do you think 10 kg will remain at rest if we neglected friction at all contacts? जब ये नीचे फिसल के आएगा, there is no friction, तो क्या ये ब्लॉक अपनी जगह रहेगा कि इधर को मूव कर जाएगा? इधर को मूव कर जाएगा। फास्ट लॉ से सोचो, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सेंट्रल पास हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा, ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा। सेकेंड लॉ से सोचो, सेकेंड लॉ से सोचेंगे तो ये जो वेज है, इस वेज के ऊपर और इस ब्लॉक के ऊपर, दोनों के ऊपर फोर्स है कि नहीं? वेज ब्लॉक के ऊपर दे रहा है तो ब्लॉक वेज के ऊपर दे रहा है, दे रहा ना। और अगर ये जो फोर्स ब्लॉक दे रहा है वेज के ऊपर, उस फोर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ये फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है। ये वाला कंपोनेंट इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पुश करने की कोशिश कर रहा है तो ये फिसलेगा। मान लो कि आपकी पाँव यहाँ पे गिर जाएगा, ये पिचक के भागेगा ही नहीं भागेगा, क्योंकि यू आर गिविंग ए फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आल्सो, तो ये भागेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ये ब्लॉक वहां से फिसल के नीचे आया, जब तक आके नीचे पहुंचा और भागने लगा v1 स्पीड में, तो आप देखोगे ये इधर भाग रहा है v2 स्पीड में, है ना। द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन, द वेज
waves and moves on floor as shown. Find V1 by V2 ऐसा दिया है। क्या बता सकते हो? जब ये फिसल के आएगा और ये इधर भागेगा तो ये इधर भागेगा, आप बोलोगे सर इतना बड़ा वेव था, छोटा कैसे हो गया? पहला वाला भी छोटा ही था, मैं दिखाने के लिए बड़ा कर दिया था इसको, ठीक है? ये वाला भी छोटा ही है, इतना ही बड़ा था। समझ में आया? अब ये फिसल के आया इधर, आपको बताना ये है कि V1 by V2 का रेशियो क्या होगा, रेशियो बताना है। कैसे सोचें इसको? ये सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, क्या था? क्या इस केस में वेट और नॉर्मल रिएक्शन दोनों बराबर थे? नीचे जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था पूरे का वेट, अगर पूरा को सिस्टम मान लेंगे, पूरा को अगर हम सिस्टम मान लेंगे तो नीचे कुछ नॉर्मल रिएक्शन था, नीचे से फ्लोर से कुछ नॉर्मल रिएक्शन था, फ्लोर से कुछ नॉर्मल रिएक्शन था और इनकी वेट वगैरह भी था। क्या वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर था? नहीं, दिस वाज कमिंग डाउन, सेंटर ऑफ मास वाज कमिंग डाउन। इसका मतलब वेट ज्यादा था, नॉर्मल रिएक्शन कम था, इसलिए तो नीचे आ रहा था, है कि नहीं? अच्छा, तो इसके ऊपर अभी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन है कैसा? है वर्टिकल। अच्छा, तो कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? देयर इज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स। देयर इज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स, व्हाट विल से दी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जो आपका फोर्स है, दैट फोर्स इज dp by dt, है कि नहीं? आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, fx i कैप प्लस fy j कैप इज इक्वल टू, p को लिखो px i कैप py j कैप और डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा dpx by dt i कैप dpx dpy by dt j कैप। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब fx इज dpx by dt। अगर fx जीरो है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो ये क्वांटिटी जीरो है, ये क्वांटिटी जीरो है, तो dpx जीरो है। देयर विल बी नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। अच्छा, तो बस वैसे ही लिखना है। क्या लिखना है? एज नो एक्सटर्नल, सर मेरे को ऐसा लगता है कि 5:1 देखते हैं, नो एज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स acts on system, the horizontal momentum is conserved. Is conserved. इसका मतलब जितना मोमेंटम होगा इसका इधर को, उतना ही मोमेंटम होगा इसका इधर को। क्यों? इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या था? जीरो। तो आप कहोगे एज पी एक्स इनिशियल वाज जीरो, तो आप कहोगे पी एक्स इन द फाइनल डायरेक्शन, पी एक्स फाइनल मस्ट बी ऑल्सो जीरो। फाइनल मोमेंटम को भी जीरो ही होना है, नहीं? फाइनल मोमेंटम को भी जीरो होना है, ठीक है? अगर फाइनल मोमेंटम को जीरो होना है तो हम कहेंगे कि ये जो 2 kg है, ये जितना जोर से जाएगा इधर को, जितना मोमेंटम रखेगा इसके पास इक्वल अपोजिट मोमेंटम होगा। 2 kg के पास जितना मोमेंटम है, अगर ये हमारा 10 kg के पास इक्वल अपोजिट मोमेंटम होगा तभी तो नेट मोमेंटम जीरो होगा, नहीं? तो हम कहेंगे 2 into V1 must be equal to 10 into V2। यस, V1 by V2 हो गया 5:1, सही पकड़ा है। रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज विल बी 5:1। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बात है। तो असलियत में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नॉट ए सेपरेट आर्टिकल, इट इज जस्ट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ न्यूटन्स लॉज। हाँ, इंपोर्टेंस है तो इसको सेपरेट आर्टिकल करके हम लोग कहते हैं।
प्रैक्टिस करने के लिए देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। जब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में यूज करना शुरू करेंगे तो देखोगे ये और भी टिपिकल बन जाता है। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करते हैं। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर।